एनसीईआरटी क्वेश्चन 3.9। फिगर में आपको एक व्हीटस्टोन ब्रिज नजर आ रहा है। सेक्शन ए बी में 10 ओम का रेसिस्टर है, सेक्शन ए डी में 5 ओम का रेसिस्टर है, सेक्शन बी सी में 5 ओम का रेसिस्टर है, सेक्शन सी डी में 10 ओम का रेसिस्टर है और सेक्शन बी डी में 5 ओम का रेसिस्टर है। इसके अलावा एक एक्सटर्नल रेसिस्टर है 10 ओम का और बैटरी आर्म में कनेक्ट किया गया है 10 वोल्ट का एक बैटरी। और आपको पता करना है हर एक सेक्शन में कितना करंट है। सब यहाँ पर एक और सर्किट, एक और सेक्शन जो है उसे मैं इंडिकेट कर देता हूं पी और क्यू पॉइंट से, पी क्यू। एक और सेक्शन मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया पी क्यू। आपको हर एक सेक्शन में कितना करंट है ये पता करना है। तो हम लोग जानते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके हेल्प से सॉल्व नहीं होता है। इसके लिए हमें किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स रूल का यूज करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले एक उम्मीद रखते हैं शायद ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो, जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। चेक कर लेते हैं कहीं ये बैलेंस तो नहीं है। 10/5 रेशियो 2 और यहाँ 5/10 रेशियो 1/2 बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो इक्वल नहीं है। और यदि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड नहीं हो तो हमारे पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, क्या? किरचॉफ्स रूल्स। किरचॉफ्स रूल्स के हेल्प से हम इस सर्किट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और फिर उसके बाद लूप रूल अप्लाई करके और इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, बैटरी से करंट ड्रॉ करते हैं आई। बैटरी से करंट ड्रॉ किया गया आई और यहाँ जो रेसिस्टर है 10 ओम का, इससे भी करंट दौड़ रहा है आई। यहां पर है एक जंक्शन। सपोज सेक्शन ए बी में करंट जाता है I1 और सेक्शन ए डी में करंट जाता है I2। ऐसा कीजिए, सेक्शन ए बी में करंट जो है उसे मान लीजिए I1 और सेक्शन ए डी में जो करंट जा रहा है वो है I-I1। जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग करंट एंटरिंग द जंक्शन शुड बी इक्वल टू सम ऑफ करंट्स लिविंग द जंक्शन। तो देखिए जंक्शन पे एंटर करने वाला करंट है I और जंक्शन से निकलने वाला करंट I1 प्लस I माइनस I1। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये भी हो जाएगा I। तो ये जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग मैंने I1 और I माइनस I1 में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहां तक करंट आता है I माइनस I1 और यहां करंट आता है I1। यहां फिर जंक्शन है, इस जंक्शन से मान लीजिए इसमें करंट जाता है I1 माइनस, इसमें जाता है I2 और इसमें जाता है I1 माइनस I2। सेक्शन BC में करंट जा रहा है I2 और सेक्शन BD में करंट जा रहा है I1 माइनस I2 और यहां निकलता है I1 माइनस I2। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चला कि करंट का डायरेक्शन B से D की ओर है। तो एक्चुअली मुझे नहीं पता है, हो सकता है करंट का डायरेक्शन D से B की ओर भी हो। ये हमें सर्किट को सॉल्व करने के बाद ही समझ में आएगा कि सेक्शन BD में करंट का डायरेक्शन B से D की ओर है या D से B की ओर है। अभी सपोज हमने करंट का डायरेक्शन B से D मान लिया है और यदि ये वैल्यू निगेटिव आता है तो इसका मतलब करंट का डायरेक्शन B से D ना होगा, D से B है। और यदि ये पॉजिटिव आता है तो जो डायरेक्शन हमने एज्यूम किया है वो सही है। अब आगे बढ़ते हैं। इस जंक्शन पे I1 माइनस I2 और I माइनस I1 ये दोनों करंट सम अप हो जाते हैं और सम अप होकर के यहां से एक नेट करंट मिलता है। तो देखिए, तो इन दोनों को ऐड कीजिए, I माइनस I1 प्लस I1, ये I1 कैंसिल हो गया और माइनस I2। तो इस सेक्शन में यानी डीसी में करंट जा रहा I माइनस I2 और यहाँ करंट आता है I2। डीसी में I माइनस I2 इन दोनों का सम और इस सेक्शन में I2। यहां तक पहुंचा करंट I माइनस I2 और I2। ये देखिए, तो माइनस I2 प्लस I2 कैंसिल आउट, तो इस जंक्शन से वापस करंट मिलता है I। अब देखिए
बैटरी से जितना करंट ड्रॉ किए थे, कितना ड्रॉ किए थे, आई, उतना ही करंट वापस बैटरी को मिलता है। ये इस बात का कंफर्मेशन है कि हमने जंक्शन रूल सही से अप्लाई किया है और यहाँ जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग दिखा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के हमें क्या करना है, हमें लूप रूल अप्लाई करना है। और देखिए तो कितने सारे अननोन है, यहाँ पर 3 अननोन है, I1 और I2। तो हमें 3 इक्वेशन बनाने होंगे, हमें 3 लूप सिलेक्ट करना होगा और उनमें से कम कोई एक लूप ऐसा होना चाहिए जो बैटरी को कंटेन करता हो, जिसमें बैटरी मौजूद हो। शुरुआत करते हैं। इन लूप, ये देखिए P Q A B C P, P Q A B C P, यहां से मैंने स्टार्ट किया P Q A B C P। चलिए P से Q आता है तो यहां पर +10 वोल्ट। क्यों +10? क्यों? क्योंकि आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, जो कि लो पोटेंशियल पर है, से आप आ रहे हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे, जो कि हाई पोटेंशियल पे है। तो चेंज इन पोटेंशियल क्या रहा, यहाँ का पोटेंशियल लो है और यहाँ का पोटेंशियल हाई है, तो चेंज इन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव रहेगा और किसके इक्वल होगा, इसके ईएमएफ के इक्वल होगा। ईएमएफ कितना है, 10 वोल्ट है, तो ये मिला हमें +10। और फिर इससे आगे बढ़ते हैं, जब यहां से आगे आएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा 10 × I, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = IR। और पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव, आप जानते हैं करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी ये पॉइंट हाई पोटेंशियल पर है और ये पॉइंट लो पोटेंशियल पे है। जब आप हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट से लो पोटेंशियल वाले पॉइंट पे जाएंगे तो चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, आप हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट से लो पोटेंशियल वाले पॉइंट पर जाएंगे तो चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, जाहिर सी बात है नेगेटिव होगा। तो ये मिला आपको -10 I × R का वैल्यू है 10 ओम। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। Q से A पहुंचे, Q से A जब पहुंचे तो चेंज इन पोटेंशियल 0 है, क्योंकि यहां पे कंडक्टिंग वायर है। आगे अब A से B पहुंचते हैं, P से Q हो गया, Q से A हो गया, अब A से B पहुंचते हैं। A से B करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होगा और कितना होगा, IR, I का वैल्यू है I1 × R का वैल्यू 10, तो ये मिला हमें 10 I1। अब A से B पहुंच गए, अब B से C जाते हैं। अगेन करंट के डायरेक्शन में जा रहा है, ये है I2 और ये है 5, तो मिला हमें -5 I2। और फिर उसके बाद C से P आई है, तो C से P आने पे चेंज इन पोटेंशियल 0 है, क्योंकि वहां कंडक्टिंग वायर है। अब ये जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेज है इन सब का सम 0 मिलना चाहिए। तो यहां से आपको इक्वेशन मिला, इन सबको आप RHS में भेजिए, इन सबको तो 10 I1 RHS में भेजते हैं तो ये मिलता है आपको 10 I1 और ये 5 I2 और ये 10 I = 10। इन सब में 5 को कॉमन कर लीजिए तो आपको मिलेगा 2I1 प्लस 1I2 यानी I2 और ये 2I = 2। ये रहा इक्वेशन 1। 5 को कॉमन किया गया, ये हो गया 2I1 और ये हो गया I2, ये हो गया 2I और ये हो गया 2। अब नेक्स्ट इन लूप, अब कोई भी 2 लूप आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बैटरी वाला तो हमने कंसीडर कर लिया। अब चलिए A B D A में आइए, इन लूप A B D A। चलिए A से B चलते हैं, तो यहां आपको मिला पोटेंशियल डिफरेंस -10 I1। फिर B से D आते हैं, तो यहां आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिला तो चलिए B से D आते हैं, तो यहां आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिला, करंट के डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए -5 I1 - I2, -5 I1 - I2। और फिर D से A आते हैं, D से A, तो यहाँ करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए पॉजिटिव होगा, 5I - I1 = 0। सॉल्व कीजिए,
-10i1 -5i1 प्लस 5i2 प्लस 5i माइनस 5i1 इक्वल टू 0। अब ये -10i1 -5i1 -15 और ये -5 -20i1 और फिर प्लस 5i2 और फिर ये प्लस 5i इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप 5 को कॉमन कर लीजिए तो मिला आपको -4i1 प्लस i2 प्लस i इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 का। अब एक और लूप सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें 3 इक्वेशन बनाने हैं। तो अब अगला लूप हम लोग लेते हैं BCDB। इन लूप BCDB। चलिए B से C चलते हैं। B से C करंट के डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए -5i2। फिर C से D करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा +10i -i2। और फिर D से B अगेन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है +5i1 -i2 +5i1 -i2 इक्वल टू 0। यहां से मिला आपको -5i2 प्लस 10i -10i2 और ये +5i1 -5i2 इक्वल टू 0। अब देखिए तो i1 सिर्फ ये है तो ये मिला आपको 5i1 फिर i2 -5 -10 और -5 -20i2 और +10i इक्वल टू 0। 5 को कॉमन कर लीजिए तो यहां मिला आपको i1 -4i2 प्लस 2i इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 3 रहा। देखिए अब हमें इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके i1 और i2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। मान लिया आसानी होगा कि हम सबसे पहले इन 3 वेरिएबल में से किसी एक को एलिमिनेट करें और एलिमिनेट करने के लिए आसान ये तरीका रहेगा कि हम वैसा इक्वेशन चूज करें जिसमें RHS 0 हो। इसमें देखिए इसमें i1 i2 और i के अलावा एक कांस्टेंट टर्म भी है लेकिन इन दोनों इक्वेशन में i1 i2 और i है i1 i2 और i है कांस्टेंट टर्म 0 है। तो ये थोड़ा आसान रहेगा। वैसा कोई जरूरी नहीं कि आप इसे लेंगे तो सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व हो जाएगा लेकिन इन दोनों को लेकर पहले सॉल्व करें तो ज्यादा इजी होगा। तो ऐसा करते हैं यहां से हम लोग i को एलिमिनेट करते हैं। i को एलिमिनेट करने के लिए देखिए यहाँ i का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ i का कोफिशिएंट 2i है। तो इसमें एक स्टेप और बढ़ते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 8i1 प्लस 2i2 प्लस 2i इक्वल टू 0। ये था इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, सॉरी इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। -8 और -i तो ये आपका हो जाएगा -9i1। उसके बाद 2i2 और -4i2 ये आपको मिलेगा 2 और -4 तो 2 + 4 6i2 और 2i - 2i कैंसिल आउट 0 - 0 0। तो यहां से आपको मिला 6i2 इक्वल टू 9i1
या फिर I2 इक्वल 9/6 I1। इसे आप इक्वेशन 4 मान लीजिए। अब I2 का ये जो वैल्यू मिला इसे हम लोग इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। I2 इक्वल 9/6 I1 इन इक्वेशन 1। 2I1 प्लस I2 को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 9/6 I1 से, प्लस 2I इक्वल टू 2। इससे हमें मिलता है 6 2 12 प्लस 9 21 I1/6 प्लस 2I इक्वल टू 2। ये इक्वेशन 5 रहा। और इसी तरीके से सब्स्टिट्यूट कीजिए I2 इक्वल 9/6 I1 को इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ये रहा -8I1 प्लस 2I2। 2 इंटू I2 का वैल्यू क्या पुट करना आपको 9/6 I1 प्लस 2I इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 6 बन सकता है। इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया -8I1 प्लस 9/3, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 18/6 I1 प्लस 2I इक्वल टू 0। और इन दोनों को आप जब सम अप करेंगे तो ये है -48 और ये 18, -30 I1/6 प्लस 2I इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 6 रहा। इक्वेशन 5 से इक्वेशन 6 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। इक्वेशन 5 -6 करते हैं। इक्वेशन 5 से इक्वेशन 6 को सब्ट्रैक्ट करना है। 21/6 माइनस -30/6, तो हो जाएगा प्लस 30/6। आपको मिलेगा 51/6 I1। 2I माइनस 2I 0 इज इक्वल टू 2 माइनस 0 2। यहां से आपको I1 इक्वल मिलता है 12/51। ये आपको मिला 4/17 एम्पियर। शो I2 की वैल्यू है 9/6 I1। I2 की वैल्यू है 9/6 I1 4/17। 9/6 तो ये देखिए 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 और ये 2 2 जा 4। आपको मिला 6/17 एम्पियर। और I की वैल्यू यहाँ देखिए तो इक्वेशन 6 में -30 I1/6 प्लस 2I इज इक्वल टू 0, यानी -5 I1 प्लस 2I इक्वल टू 0। 2I इक्वल 5 I1, I इक्वल 5/2 इंटू I1 की वैल्यू है 4/17। तो इस तरीके से आपको मिला 10/17। तो I का वैल्यू मिला आपको 10/17 एम्पियर। तो इस तरीके से आपने तीनों अननोन I1 और I2 कैलकुलेट कर लिया है। I1 का वैल्यू आपको मिला 4/17, I2 का वैल्यू मिला 6/17 और I का वैल्यू मिला 10/17। अब इन तीनों वैल्यूज को सॉल्व करके, मतलब यहाँ पर पुट करके हम लोग हर एक सेक्शन में करंट कितना है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सेक्शन ए बी में कितना करंट है I1। तो सेक्शन ए बी में
करंट है I1 जो कि है 4/17 एम्पियर। I1 का वैल्यू पॉजिटिव आया। सेक्शन ए में जो करंट हमने एज्यूम किया है वो A to B एज्यूम किया है, तो करंट का डायरेक्शन हो गया A to B। फिर सेक्शन BC, सेक्शन BC में करंट है I2 और इसका वैल्यू है 6/17। B to C हमने कंसीडर किया है और वैल्यू भी पॉजिटिव आया। फिर सेक्शन AD, इसमें है I माइनस I1। सेक्शन AD में है I माइनस I1। I का वैल्यू है 10/17 और माइनस I1 तो आपको मिलेगा 4/17 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको मिलेगा 6/17 और इसका डायरेक्शन है A to D। फिर सेक्शन CD में, सेक्शन CD में करंट है I माइनस I2 और I का वैल्यू 10/17 और I2 का वैल्यू 6/17 तो ये आपको मिलेगा 4/17 और इसका डायरेक्शन I माइनस I2 का वैल्यू जो है D से C हमने लिया है और D से C लेने पर जो है ये पॉजिटिव आ रहा है, ये सही डायरेक्शन। और सेक्शन BD, सेक्शन BD में है I1 माइनस I2 I1 है आपका 4/17 और I2 है 6/17, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा -2/17। तो यदि हम लोग B से D जो डायरेक्शन इंडिकेट किया गया है I1 माइनस I2 का वो है B से D, तो I1 माइनस I2 करने पर यानी B से D लेने पे करंट का वैल्यू मिलता है -2/17। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेक्शन BD में करंट जो है वो 2/17 है, लेकिन B से D नहीं है, जो हमने इंडिकेट किया डायरेक्शन उस डायरेक्शन में नहीं है बल्कि अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रॉम D to B है। सब में आप एम्पियर लगा लीजिए, 4/17 एम्पियर, 6/17 एम्पियर, 6/17 एम्पियर, 4/17 एम्पियर और 2/17 एम्पियर। तो ये जो है हर एक सेक्शन में करंट का वैल्यू है और ये इस रेसिस्टर में भी करंट का वैल्यू I है जो कि आपका 10/17 एम्पियर।